Okay. So this is the first class for practical yoga, both English and Hindi batch. अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ अपना प्रेजेंट वो स्क्रीन शेयरिंग. आप मुझे बताइएगा आपको शेयर हो रही है क्या? ओके, शेयर हो रही है आपको स्क्रीन? यस मैम. ओके. So this subject practical yoga is under unit 10 paper number 2, जो कि आपके खुद के सब्जेक्ट का पेपर होता है. उसमें यूनिट नंबर 10 which covers all the topics related to practical yoga. Now the first thing which we have to discuss here in under this topic is षटकर्म. क्योंकि जब भी हम प्रैक्टिस करते हैं, whenever we start practicing, so in earlier days it was not like compulsory or very much needed, this षटकर्म. But later who introduced this षटकर्म first? Anyone? Under which stage you studied? हठ योग में. हाँ, हठ योग ही हम पढ़ रहे हैं. हठ योग में which sage, which sand or हठ प्रदीपिका, घरंदर संहिता, हिरण संहिता, हठ रत्नावली. जी. yes. All texts are some mainly that very elaborately they have given the Satkarmas. Yes, And yes. Bihari School of Yoga also they are No, following. Bihar School of Yoga and all are the modern time schools. So in earlier days, I'm talking about earlier centuries. Like the first one is which we have the written script is basically Hat Pradipika and Ghiran Samhita. And Hat Pradipika considered to be in which century? Approximately 11th. 11th. 12 to 14. Yeah, it's near about 14. 12 to 14. Yeah, 12 to 14. And later, then Ghiran Samhita, near about 17th century. 17. Yes. So in Hat Pradipika, Swatma Ramji said कि the Shatkarma is not compulsory to all the people who, come or who, associate themselves to the field of yoga. But Ghiran Muni said that it is compulsory. Like you have to do first Shatkarma, then all the practices. So that depends, that shows, as the time passes, how much impure the person, become internally as well as externally. So the first topic which we have to discuss here in this is Shatkarma, then Asana, then Pranayam, Mudra, Bandh, Dhyan, and Surya Namaskar. So all these topics, all these limbs, we have to discuss only the practical aspect, only the practices which we do practically, which we have to, know, which we have to practice, and also we have to deliver all those things. जो भी हम अभी पढ़ेंगे वो प्रैक्टिकली जो हम करते हैं, यानी कि जो आपने षटकर्म में बहुत सारे षटकर्म किरण मुनि ने बताए हैं, है ना. टोटल नंबर कितने हैं षटकर्म के? 6 मैम. 6. षट मीन्स किसी और में कुछ ज्यादा? हठ प्रदीपिका में अष्टकर्म बताए गए हैं. हठ रत्नावली में हाँ, उसमें कितने हैं? अष्टकर्म 8 है. 8. कौन सा ऐड किया है उसमें? चक्री और गजकर्णी करनी. गजकर्णी को कैसे रिलेट करेंगे आप बाकी जो मतलब षटकर्म के किस उसमें डालेंगे आप गजकर्णी को?
षटकर में 6 हमारी क्रियाएं होती हैं ना, 6 प्रैक्टिसेस वी हैव। वुमन टाइप। हाँ, किस में डालेंगे? Dauti. धोती, Woman. धोती। धोती में डालेंगे। वमन है, लेकिन उसमें 3-4 चीजें, एक व्याघ्र क्रिया बताई है, एक कुंजल बताया है और एक गजकरणी बताई है। तो क्या डिफरेंस समझ में आता है आपको तीनों में से? तीनों एक ही है क्या? नो मैम। तो क्या डिफरेंस है इनमें? गजकरणी में नारियल का पानी का यूज करना है, ऐसा कुछ है। नहीं नहीं, नारियल का पानी। गजकरणी को खाने के बाद बताया गया है हठ प्रदीपिका में। हाँ, घेरण में बताया गया मैम, खाने के बाद। गजकरणी। हठ प्रदीपिका में भी है कि खाने अच्छा। के बाद उसको किया जाता है। वहां पे उसे कुंजल क्रिया कहा गया है ना। नहीं, हाँ, कुंजल में आप खाली पेट पानी पीते हैं। घेरण में। हाँ, खाली पेट आप करते हैं, एम्प्टी स्टमक। एंड इफ यू बाय चांस ईट सम कुछ ऐसी चीजें आपने खा ली जो कि डाइजेस्ट नहीं हो रही हैं, आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है, then you can do after meal, after taking food, so you just drink water and वो सेम प्रोसेस से आप उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो षटकर्म हम करेंगे। तो षटकर्म में जैसे अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग प्रैक्टिसेस हैं, जैसे कि इन हठ प्रदीपिका देर आर 6, इन घेरण संहिता देर आर 6, बट जो धौती है वो बहुत एलाबोरेट की गई है। घेरण मुनि ने बहुत उसको अच्छी तरह से और बहुत डिटेल वर्जन में बताया है। तो उसमें से हम उन्हें कुछ कुछ पिक किए हैं जो कि जरूरी है। तो उसमें से ये जो 3 आपको दिख रही हैं, वमन, वस्त्र एंड दंड धोती, तो ये जो तीनों हैं ये ऑब्वियसली धोती है, तो फर्स्ट क्रिया जो है वो धोती ही है, तो उसमें आएगी। लेकिन घेरण मुनि ने बहुत सारे धोती का जो है डिस्क्राइब किया है। सो एनीवन कैन टेल हाउ मेनी धोतीज आर देयर इन घेरण संहिता? 13 धोती के 4 चार हाँ, प्रकार तेरह। की होती है। धोती, अंतधोती, दंड धोती, सिद्ध धोती। Okay, so here we are looking 3 dhotis are there, no? Vaman, Vastra and Danda dhoti. So under which dhoti these 3 will come? हरद धोती। हृदय धोती। Yes, correct. तो हृदय धोती में जो है वो डिटेल में हम अभी करते हैं। पहले हम एक बार सिलेबस देख लेते हैं, उसके बाद में लघु एंड पूर्ण शंख प्रक्षालन, देन नीति, सूत्र एंड जल नीति, देन कपाल भाती, all 3 types which was described in घेरण संहिता by घेरण मुनि. So vat karma, vyut karma and sheet karma, then agnisar, nauli and tratak. Then there is Surya Namaskar, which generally Surya Namaskar is according to Bihar School of Yoga. And आसन, आसन में योगिक पोस्चर्स, स्टैंडिंग पोस्चर्स हैं कुछ, अर्धकटी चक्रासन है ना, पादस्थासन, अर्ध चक्रासन एंड ऑल दैट। एंड देन सिटिंग पोस्चर्स हैं पश्चिमोत्तान आसन, सुप्त वज्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन, वक्रासन एंड ऑल दैट। देन प्रोन पोस्चर्स हैं कुछ, भुजंगासन, शलभासन, धनुरासन एंड ऊर्ध्वमुख स्वानासन और मकरासन। फिर है हमारा सुपाइन पोस्चर्स, हलासन, चक्रासन, सर्वांगासन, इस तरह से। एंड देन बैलेंसिंग पोस्चर, वृक्षासन, गरुड़ासन, नमस्कार आसन, तितिभा आसन एंड नटराज आसन। देन द सेकेंड एंड थर्ड, fourth topic is pranayam.
प्राणायाम में जो है हमने अलग अलग टेक्स्ट में अलग अलग तरह से प्राणायाम पढ़े हैं, बट सिलेक्टेड प्राणायाम जो कि that we do practically in our practices. So the first one is breath awareness, then sectional breathing, then Nadi Shuddhi. Sectional breathing, what does it mean? Sectional breathing? Yogic breathing, ma'am. Yes, what is it? Abdominal, thoracic, and clavicle. Yes, clavicle, 3 types at the same time. Then Nadi Shuddhi and Surya Bhedan, Ujjayi, Sitli, Sitkari, Hastrika Brahmari, Bahaya Vritti, Abhyantar Vritti and Stambha Vritti. Yes, Bahaya Vritti, Abhyantar Vritti and Stambha Vritti, where you पतंजलि yes, Maharishi Patanjali, okay. Then some practices leading to meditation, उसमें आएगा प्रणव एंड सोहम जप, योग निद्रा, अंतर मौन, अजपा जप, practices leading to breath meditation, practices leading to Om meditation, and then Vipassana and Preksha meditation. Then Bandha and Mudras. So we all know 3 bandhas, one Mahabandha, Moola Jalandhar Udyan, and Mahabandh, then Yog Mudra, Mahamudra, Shanmukhi Mudra, Tadagi Mudra, Vipreet Karni Mudra. And some, contemporary yogic practices, some meditation, which is given by S. Vyasa, that is cyclic meditation. Then another MSRT, that is mind sound resonance technique by S. Vyasa. Then transcendental meditation given by Maharshi Mahesh Yogi. And Yogi Nidra, the School of Yoga, and Savita Ki Dhyan Dharana, that is DSVV. तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय का है. एंड देन योगिक सूक्ष्म व्यायाम, जो भी सूक्ष्म व्यायाम विच वी डू in our practices, including neck, shoulder, hands, waist, legs. For each joint, the Swami Dhirendra Brahmachari given all those practices, stool practices and sukshma practices, both micro and macro. So that is very much, required, necessary, and you must do before starting the yoga practice. So some of the practices given by Swami Dhirendra Brahmachari is also are also important. So that is all about the syllabus. So today we'll discuss the Shat Karma. Okay. So the first one is Vaman Dhoti. Actually, I don't have much written thing about this, but some pictures are there. So because all the details of Shat Karma, so we just revise here. What are those practices? जो भी practices हैं हमें पता ही हैं, बहुत बार हमने पढ़ ली हैं, समझ ली हैं, हम उसको सिर्फ थोड़ा सा दोहरा लेंगे. इसमें जो फर्स्ट 3 practices हैं उसका फिगर नहीं है एक्चुअली, तो हमें पता तो है ही है. तो 3 practices हैं षट कर्म की, तो हम पहले ये जान लेते हैं. फर्स्ट वी डिस्कस व्हाट इज षट कर्म. ओके, षट कर्म मीन्स व्हाट? What is the word meaning of Shat Karma? Cleansing practice. 6 practices. Yes, word meaning is 6 practices. Okay, and this Shat Karma is considered as cleansing technique because all these 6 techniques are related to our cleansing process internally. Internally हम अपने organs को, अपने intestine को, है ना, अपने लंग्स को कैसे शुद्ध करें, कैसे प्यूरिफाई करें, क्योंकि बहुत सारी चीजें हम लेते हैं एनवायरनमेंट से, फूड से, वाटर से. वी जनरली टेक फूड,
water, air. So all those which we are taking, it is not all the 100% it is utilized by our body. And some of them are the residual part. So some of them are discarded by our body by sweat or tears or breath out and our excreta. So, but still some of them, it's not that ki 100%, may say some of the percentage is utilized by our body and some of percentage are discarded by our body by various forms. But some are still there in our body. जो भी हम खाते हैं या सांस लेते हैं, हवा लेते हैं, पानी लेते हैं, या जो भी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से धूल मिट्टी जो भी जिस भी माहौल में हम रहते हैं, तो ये जो सारे इम्प्यूरिटीज हैं ये हमारी बॉडी को बाहर से अंदर से अफेक्ट करते हैं. तो जो हमने फूड लिया और सारा का सारा फूड या सारा का सारा वाटर या सारा का सारा एयर 100% जो है वो बॉडी को नहीं चाहिए होता है. तो बॉडी को जितना जिसमें से चाहिए वो उसमें से उतना ले लेती है और बाकी की जो चीज है जैसे एयर जो है वो एयर के फॉर्म में, वाटर जो है वाटर के फॉर्म में, और जो हमारा फूड है वो सॉलिड के फॉर्म में बाहर आ जाता है. बट ऑलवेज जैसे पहले का जो लाइफस्टाइल था, इन अर्लियर डेज द लाइफस्टाइल ऑफ पीपल आर सच that their eating habits, pollution free environment and pure water, no pollution, nothing. So they easily adopt it, their body adopt it, they get full utilization of, each and everything which they eat. And then the body is accordingly very much, tuned with the nature. और बहुत अच्छी तरह से सिंक था बॉडी का और नेचर का, क्योंकि कोई पोल्यूशन कोई इस तरह की चीजें नहीं थी. नेचर ने जो दिया है एज पर द वेदर, क्लाइमेट, ज्योग्राफिकल कंडीशन, दे ईट, दे लिव अकॉर्डिंगली. सो उनको उतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी. पर जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती गई, बाकी की चीजें नई नई आती गई, तो धीरे धीरे जो है लाइफस्टाइल में इस तरह की चीजें आ गई कि आदमी का लाइफस्टाइल ऐसा हो गया कि जो बॉडी में हम दे रहे हैं वो पूरी तरह से अडॉप्ट नहीं कर पा रही है बॉडी. और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो वेस्ट हैं, जो आज की जनरेशन में या आज के टाइम में बहुत ही हम रिलेट कर सकते हैं उसको, कि बहुत ही ऐसी चीजें हम खाते हैं या पानी ऐसा है जो कि बहुत प्यूरिफाई करके हमें पीना पड़ता है. तो उस प्यूरिफिकेशन के चक्कर में बहुत सारे मिनरल्स हमारे खत्म हो जाते हैं उसमें से. लेकिन हम जो नेचुरल वाटर है उसको भी नहीं पी सकते हैं क्योंकि वो ऑलरेडी पॉल्यूटेड है. एयर जो है वो भी इट्स नॉट प्योर. तो हमारे अंदर जो है वो टॉक्सिन्स की जो क्वांटिटी है वो बढ़ती जा रही है और इसीलिए बीमारियां बढ़ रही हैं. तो इसलिए जो है शुद्धिकरण आज के समय में बहुत ही रिलेटेड प्रैक्टिस है, मस्ट डू वाली प्रैक्टिस है. तो उसमें षटकर्म आया. षटकर्म में 6 प्रैक्टिसेस जैसे कि नाम से पता है. हठ प्रदीपिका में भी 6 प्रैक्टिसेस हैं. घेरण संहिता में भी देयर आर ही डिस्क्राइब 6 प्रैक्टिसेस. तो उन 6 प्रैक्टिसेस में द फर्स्ट वन इज धौती. धौती का मतलब क्या होता है? धौती का मतलब क्या होता है? धोना. ठीक है, धोना मतलब उसको साफ करना, कोई भी चीज को क्लीन करना, साफ करना. तो धौती में बहुत सारी प्रैक्टिसेस घेरन मुनि ने बताई. उनमें से हम जो यहाँ पे पढ़ेंगे वो 3 प्रैक्टिसेस पढ़ेंगे. कौन कौन सी हैं वो 3 प्रैक्टिसेस बताइए. वस्त्र धोती, दंड धोती. धोती, वस्त्र धोती, दंड धोती. हाँ, और एक और है शंख प्रक्षालन. शंख प्रक्षालन इज धोती. आर यू श्योर? नो मैम, सॉरी. वमन धोती, वस्त्र धोती और दंड धोती पढ़ेंगे. वारस.
हाँ शंख प्रक्षालन असं होते ना वारीसर पण वारीसार धोती है ना. हाँ वारीसार धोती है। शंख प्रक्षालन, सॉरी. हिरद धोती नहीं है, मेरा कहने का मतलब था विच टाइप ऑफ धोती अंडर दिस। शंख प्रक्षालन इज वारीसार धोती, हिरद धोती में वो नहीं आएगा। हिरद धोती इज एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी द हार्ट रीजन जो है हमारा, इसमें आपका ईसोफेगस आ जाएगा, इसमें आपका लंग्स भी जो है वो आ जाएगा, और हार्ट भी इसमें आ जाएगा। तो इसलिए ये जो 3 तरह की धोती हैं, इससे काफी चीजें कवर हो जाती हैं। तो इसको वो जो है इंक्लूड किया है इन्होंने सिलेबस में। तो पहली जो धोती है वो है वमन धोती। ठीक है, वमन से क्या मतलब है? वमन का मतलब बताते रहिए बीच में। हाँ वोमिटिंग। वॉमिट, उल्टी. हाँ. तो इसको कुंजल भी बोला है। इसको अलग अलग उसमें अलग अलग गज करनी भी मतलब वो इसी में ही आएगा, क्योंकि पानी पी के हमको जो अपर ईसोफेगस है इसकी क्लीनिंग है बेसिकली। जो फूड पाइप है हमारा, माउथ से लेकर के स्टमक के बीच में जो पाइप है जहां से हमारा फूड जाता है स्टमक तक, उसकी क्लींजिंग प्रोसेस है ये। तो क्रिया भी कहीं कहीं पे की गई है, और डिपेंड करता है कि दिस धोती इज यू आर डूइंग इट आफ्टर टेकिंग द मील और एम्प्टी स्टमक। सो इफ इट इज एम्प्टी स्टमक तो उसको हम कुंजल और वमन बोलेंगे, और नहीं तो फिर हम उसको गजकर्णी या व्याघ्र क्रिया, जो भी टेक्स्ट में जो भी पर्टिकुलर सेज ने बोला है हम उसको कंसिडर करेंगे। तो इसमें हम क्या करते हैं कि व्हाट वी डू इन एक्चुअली कुंजल is also this is derived from a word kunjara or something like that, which means elephant only, and gaj means elephant only. So what does elephant do? Elephant क्या करता है कि this sucks the water through its trunk, and brings it out through the trunk, so keeping the body free from all the elements or or the toxins. So उसके बेस पे एलिफेंट के बेस पे हाथी जो जिस तरह की क्रिया करता है, पानी मुंह से लेना और फिर उसी से इसको निकाल देना, उसी से इस इन वर्ड्स को लिया गया है। क्योंकि पहले जो भी ऋषि मुनि वटेवर जो भी सेज थे, वो इन्हीं को ऑब्जर्व करके और उन्होंने उन चीजों को अपने पे इम्प्लीमेंट करना सोचा कि वो इतने हेल्दी रहते हैं, उनको ये चीजें अफेक्ट नहीं करती हैं, तो क्यों नहीं करती हैं, वो कौन कौन सी प्रोसेस करते हैं। उसी तरह से आसन में भी यदि आप देखेंगे तो दे आर डिराइव्ड फ्रॉम सम पोस्चर्स ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स, कि वो किस तरह से अपना पोस्चर करते हैं, किस तरह से अपने आप को ठीक रखते हैं। So all those observations of our sages, it is converted into these practices. So what we do in Gajkarni or Vamana Dhoti, we have to drink water which is a lukewarm water. Lukewarm water, it may be saline water, and you have to drink it under a particular posture. What is that posture? किस पोस्चर में हम वो पानी पीते हैं? 1 लीटर 2 लीटर जितना भी जिसकी कैपेसिटी है। We have उत्कटासन। no. उत्कटासन। कागासन। Kagasan. It's not Utkata. Yes. It's Kagasan. You have to sit properly on your toes and heels. Okay. और उसके बाद में you have to hold the pot with both your hands and drink that saline warm water continuously till you feel you like vomit.
इतना आपको पीते चले जाना है, उसमें ब्रेक आपको नहीं देना है. इट इज नॉट रिकमेंडेड दैट यू नो ड्रिंक सिप बाय सिप. ओके, यू हैव टू ड्रिंक इट कंटिन्यूअसली उस पानी को आपको 4-5 ग्लास और जितना भी आप पी सकते हैं एज पर योर कैपेसिटी you have to drink, and then you have to like stand, but you have to bend your the upper body, and you have to hold your left palm on your stomach, and then जो आपकी जो फर्स्ट 2 फिंगर्स हैं, इंडेक्स एंड मिडिल फिंगर, you have to place on your tongue at the end, and then you have to stimulate that area. You have to insert the 2 fingers, first 2 fingers, index and middle finger of your right hand in the throat region, and you have to stimulate that digestive tract, upper digestive tract, and then automatically the expulsion of water will start. ठीक है, तो हम क्या करना है? मैम थोड़ा हिंदी में भी बताइए ना. हाँ, हिंदी में बता रही हूँ. आप लोगों ने पहले किया होगा ये, लेकिन फिर भी काग आसन में बैठना है आपको. जितना भी है 1 लीटर 1.5 लीटर जितना भी पानी आप पी सकते हैं. ल्यूक वार्म वाटर होना चाहिए. वार्म वाटर का मतलब है बहुत गर्म नहीं होना चाहिए और ठंडा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. उसमें थोड़ा सा आपको सॉल्ट डालना है. जनरली हम सेंधा नमक जो है, रॉक सॉल्ट है, उसको डालते हैं. कहते हैं कि इसकी जो नमकीनपन जो है वो जैसे हमारे टीयर्स का होता है ना, थोड़ा सॉल्टी, उतना ही होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए. उसको हमको डाल के अच्छी तरह मिला के और एक ही पोस्चर में काग आसन में बैठ के दोनों हाथ से उस बर्तन को पकड़ के, और कहते तो ऐसा है कि एक सांस में पी जाओ, मतलब कि सिप बाय सिप यू हैव टू टेक, ब्रेक नहीं लेना है उसमें. यदि आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लग रहा है तो आप 1 सेकेंड के लिए रुक जाओ उसी पोस्चर में, एंड देन कंटिन्यूअसली यू हैव टू ड्रिंक दैट वाटर टिल यू गेट सैचुरेटेड. वहां तक पीना है आपको जब तक कि आप और नहीं पी सकते. पूरा कोशिश करना है कि आप वो 4 ग्लास या 1-1.5 लीटर जितना भी पानी आपने लिया है उसको आप मैक्सिमम पी लें. अब जब आपने पूरा पी लिया, उसके बाद में आपको थोड़ा सा खड़ा होना है और आपको उस जगह पे कागासन में बैठना है जहां से आप एक स्टेप पे आप वॉमिट कर सको. ऐसा नहीं है कि आप कहीं और बैठ के पी रहे हो फिर आप चल के उतना दूर गए. आपको बॉडी को सीधा नहीं करना है. आपको बॉडी पे जैसे कि जो लेफ्ट पाम है, बाएं हाथ की हथेली को आपको स्टमक पे रखना है और उसके बाद में आपको बेंड ही रहना है. ठीक है, हाथ को ऐसे प्रेशर देना है हल्का सा स्टमक पे, और उसके बाद में जो सीधा हाथ है उसकी जो 2 फिंगर्स हैं, पहली उंगली और जो बीच वाली उंगली है, उसको आपको अपने टंग के ऊपर जो एंड वाला जो रीजन है, जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, ईसोफेगस का जो फूड पाइप का स्टार्टिंग रीजन है ना, एंड में जो हमको, जहाँ हम जैसे आ करते हैं तो वहां पर हमको एक गड्ढा सा दिखाई देता है ना, वहां तक आपको लेके जाना है और उसको थोड़ा सा प्रेस करना है. तो आपके जो पानी आपने पिया है वो अपने आप बाहर आ जाएगा, क्योंकि आपने पूरा ईसोफेगस को पानी से भर लिया है. तो वो पानी जो है वो बाहर आएगा और उसको आपको एक बार आया, उसके बाद में आप फिर से करिए उसको. ये आपको तब तक प्रोसेस रिपीट करनी है जब तक कि आपका पूरा पानी बाहर ना आ जाए. जब आपको ऐसा लगे कि नहीं अब कुछ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ये है कि वो पूरा पानी जो है वो बाहर आ गया. अब आपको बेंड ही क्यों रहना है? वो इसलिए रहना है कि आपके ईसोफेगस की क्लीनिंग है ये. यदि आप सीधे हो गए तो वो जो ईसोफेगस में पानी भरा है वो स्टमक में चला जाएगा, और स्टमक में जाने के बाद वो वॉमिट से इतना इजीली नहीं आता है, क्योंकि स्टमक आपका क्या है, खाली है, तो वो भर जाएगा पहले. तो वो नीचे के रास्ते से फिर वो ज्यादा इजीली जाएगा, ऊपर आने में उसको बहुत टाइम लगेगा. तो इसीलिए उसको हम ऐसा कहते हैं कि थोड़ा सा बेंड ही रखना है अपने आप. ठीक है, तो ये सब जो है वो प्रोसेस करने के बाद में जो है 3-4 बार आप इस तरह करेंगे तो पूरा जो है द कंप्लीट वाटर विल कम आउट ऑफ योर फ्रॉम योर माउथ. अब इसका ये जो प्रोसेस है,
इसमें आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है? एक तो आपको कौन से आसन में बैठना है, आपको कब करना है। अच्छा, ये जो प्रोसेस है ये कुंजल क्रिया है। कुंजल क्रिया का मतलब है कि आपको खाली पेट होना है। जैसे कि रात में आपने हल्का खाना खाया है तो आप सुबह ये प्रैक्टिस कर सकते हो। और जो व्याघ्र क्रिया या गज करनी है वो, और ये जो प्रैक्टिस है कुंजल, ये सबको करना है। लेकिन खाना खाने के बाद करने वाली प्रैक्टिस हर किसी को नहीं करना है। वो कभी करना है जब आपको थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, कुछ आपने हैवी खा लिया या कुछ ऐसा खा लिया जो आपको मतलब बेचैनी कर रहा है, या वॉमिट सेंसेशन नहीं आता कई बार, और बहुत अनईजी फील हो रहा है, तब आप जो है थोड़ा सा पानी पीकर, ल्यूक वार्म वाटर, उसमें सलाइन हो नहीं हो उतना नहीं है, लेकिन आप यदि पानी पी लें 1-2 ग्लास और फिर वॉमिट कर दें तो वो पूरा का पूरा खाना बाहर आ जाता है, और उसके बाद में यू फील रिलैक्स। तो ये पर्टिकुलर टाइम पे करना है, ठीक है। लेकिन कुंजल जो है ये क्लेंजिंग टेक्निक है, ये आपको रेगुलर प्रैक्टिस में करना है। जैसे कि नीति हम रेगुलर प्रैक्टिस में करते हैं, कपालभाति हम रेगुलर प्रैक्टिस में करते हैं, उसी तरह से कुंजल भी, ये जो प्रैक्टिस है ये आपको करना है। तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, व्हाट आर द बेनिफिट्स, कौन कौन सी चीजें हैं आपके हिसाब से? क्या है, 1-2 चीजें बताइए, आपने इतना पढ़ लिया है इतने टेक्स्ट में, बताइए कोई भी। अभी हमने एक चीज का नाम लिया बार बार, उसी की सफाई हो जाती है। Esophagus, कफ digestion, पित्त ये होता है। digestive fibrosis. हाँ, इसमें आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि जो नौली और सॉरी बस्ती और धौती, धौती के बाद ही बस्ती आती है। तो धौती जो है वो अपर, जो आपका ये जो प्रोसेस है ये आपका ईसोफेगस या फूड पाइप के लिए धौती है, और जो बस्ती है वो इंटेस्टाइनल क्लेंजिंग के लिए है, ठीक है। ये तो एक पूरा अच्छी तरह से आप समझ लीजिए इसको। उसमें जो वेरियस टाइप्स की धोती हैं उनमें से हमको 3 पढ़नी है। हमने फर्स्ट पढ़ ली वमन। वमन में किसकी सफाई हो गई? वमन में हमारी ईसोफेगस या फूड पाइप की जो है वो सफाई हो गई, मतलब कि अपर एलिमेंट्री कैनल जो है वो साफ हो जाता है। अब अपर एलिमेंट्री कैनल साफ हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि जो आपका थ्रोट रीजन है इसकी भी क्लेंजिंग हो जाती है। तो इसकी क्लेंजिंग हो जाने से जो आपका विंड पाइप है वो भी वहीं से कनेक्टेड है। तो जो कफ है ना, जो कि आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम से भी रिलेटेड है और आपके फूड वाला मतलब जो इसोफेगस है उससे भी रिलेटेड है। तो इस एक तरह से जो विंड पाइप है या जो कफ है वो उसकी भी, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम और अपर एलिमेंट्री कैनल, इनकी क्लींजिंग हो जाती है। और क्योंकि ये क्लींस हो जाते हैं तो साइकोलॉजिकली भी जो है बोथ फॉर्म्स में ये एक बहुत अच्छा इफेक्ट डालता है। जो अपर पोर्शन है आपका, ये लाइट आप फील करोगे जब भी आप कुंजल करोगे। और इसके बाद में यदि आपने नीति की और फिर कपालभाति करी तो यू फील वेरी वेरी लाइट एंड वेरी वेरी कंफर्टेबल आपको लगेगा होल डे। तो because this intentional vomiting, it may seem unnatural, but the inner wisdom of the body uses it as an action of, you can say, the last, whatever the poisonous residues of food particles, or the cough, है ना, जो भी म्यूकस है आपके इसमें, वो सारा का सारा जो है वो बाहर आ जाता है। तो इस तरह से और जो क्योंकि आप वॉमिट करते हो और वो भी आप इंटेंशनली कर रहे हो उसको ना, उसको मतलब नेचुरल वे में नहीं हो रही है वो, तो जो भी आपके ईसोफेगस के जो भी मसल्स हैं वो भी स्ट्रेंथन होते हैं इससे। और जो एब्डोमिनल रीजन है इसके मसल्स को भी एक टोनिंग मिलती है। तो इस तरह से जो आपका फंक्शनिंग है स्टमक की और एलिमेंट्री कैनल की, वो जो डिपॉजिट्स हैं या फिर जो भी म्यूकस उसमें जमा हुआ है, वो सब चीजें क्लींस हो जाती हैं। इसीलिए दैट्स व्हाई वी से कि व्हेनेवर यू डू कुंजल, आफ्टर दैट don't drink or eat very much hot or spicy food। उस दिन आपको बहुत थोड़ा सा टाइम तो कुछ खाना ही नहीं है, और खाना भी है तो बहुत लाइट फूड यू हैव टू ईट,
बिकॉज जो भी मेम्ब्रेन होती है जो लाइनिंग है इसोफेगस की, वो थोड़ी सी निकल जाती है म्यूकस के साथ, तो वो थोड़ा सा सेंसिटिव हो जाता है रीजन। तो आपने एकदम से हॉट या ऐसा कुछ खा लिया पी लिया तो वो तकलीफ देती है। तो ये सब चीजें जो है ये फर्स्ट प्रैक्टिस की है कॉमन धोती की। फिर है वस्त्र धोती। वस्त्र धोती में भी सेम आपका जो अपर एलिमेंट्री कैनाल है वही अफेक्ट होता है। और वस्त्र का मतलब है इट्स अ पीस ऑफ क्लॉथ। तो अब यदि कोई क्वेश्चन आता है तो उसमें कितने इंच का, कितने साइज, ये सब साइज वाइज इसमें नहीं पूछेंगे, और कुछ इससे रिलेटेड जो है वो पूछ सकते हैं कि इसकी प्रोसेस के बारे में पूछ सकते हैं। तो जो स्टमक की क्लीनिंग भी इससे कुछ हद तक होती है, क्योंकि कहा तो ये है कि आपने पूरी जो पीस ऑफ क्लॉथ है, कितना बताया गया है लेंथ इसकी रफली? मैं कोई एक्यूरेट नहीं पूछ रही हूँ, जस्ट 4 रफली। अंगुल चौड़ा। हाँ, 4 अंगुल का मतलब है इट्स मोर और लेस 5 सेंटीमीटर के अकॉर्डिंग। हाँ, तो जैसे ये क्वेश्चन यदि किसी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग नहीं आता है, प्रैक्टिकल योगा का है, तो उस केस में वो सेंटीमीटर्स भी दे सकते हैं, अंगुल भी दे सकते हैं, अप्रोक्सीमेट भी दे सकते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको उसको क्लिक करना है, ठीक है। इसमें कोई इस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग, उस टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं पूछेंगे, जस्ट ऐसे ही पूछेंगे कि वस्त्र की कितनी जो क्लॉथ है, जो कॉटन, अच्छा किस मटेरियल का होता है, तो कॉटन का होता है, ठीक है। और जनरली वाइट होता है, 4-5 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है, और मतलब वाइड होता है ये। और स्पैन इसका जो लेंथ है वो अराउंड कितनी होनी चाहिए रफली? 15 सेंटीमीटर। 24, 25, 24 to 26. 15 हैंड स्पैन। हाँ, 15 हाथ वो उसमें है। हाँ, अराउंड 20 फीट में है तो 20-22 के करीब, मीटर्स में है तो अराउंड 6 मीटर्स, 5 to 6 मीटर्स रफली। इतना लंबा होना चाहिए, इतना लंबा होता है वो। अब ये डिपेंड करता है प्रैक्टिशनर के ऊपर कि हाउ मच ही और शी कैन ईट और स्वेलो, कितना वो कर सकते हैं। इसको भी कैसे स्वेलो करना है, इसका भी एक टेक्निक है कि बिकॉज और अंडर द गाइडेंस ऑफ गुरु यू हैव टू डू फर्स्ट, किस तरह से आपने करना है। इसमें भी आपको किस आसन में बैठना है, तो यू हैव टू सिट इन कागासन। एंड ये जो क्लॉथ है इसको आपको डिप करके रखना है वार्म वाटर में, और उसके बाद में इसको धीरे से दोनों हाथों से दोनों एंड पे आपने पकड़ना है, और धीरे धीरे यू हैव टू कीप इट इन योर माउथ एंड जस्ट थोड़ा सा उसको च्यू करिए, जैसे आप खाना खाते हैं ना, जस्ट लाइक you eat your food, you chew it, and then you swallow it. So accordingly, the same procedure you have to follow. You have to, keep this cloth within your mouth, and then you have to just chew lightly and then swallow. And in between, you have to, drink 1 sip of water, to थोड़ा सा स्मूथ हो जाएगा वो। तो उसके लिए आप थोड़ा सा एक एक घूंट बीच बीच में आप पानी पी सकते हैं, और उसको एक फूड समझ के ही आपको निगलना है। इफ यू थिंक साइकोलॉजिकली कि नहीं मैं ये कपड़ा खा रहा हूँ, तो आप वो ज्यादा स्वेलो नहीं कर सकते। कई लोग काफी अंदर तक जो है उनका पूरा इसोफेगस और स्टमक तक वैसे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि स्टमक तक चला गया यदि आपका ये कॉटन क्लोथ, तो उसको निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए इसको मतलब इसोफेगस या तक ही जो है आपके हार्ट रीजन तक इसको स्वेलो करते हैं। एंड देन धीरे धीरे जो है उसको दोनों हाथों से, जैसे आपने पकड़ के स्वेलो किया था, द सेम वे यू हैव टू टेक आउट द क्लॉथ। तो जो स्मूथ एंड क्लीन क्लॉथ आपने इंजेस्ट किया, और जब वो बाहर आता है तो इट्स फुल ऑफ म्यूकस एंड फुल ऑफ द मला और द टॉक्सिन्स जो इसोफेगस में जमा हो जाते हैं।
तो वो सारा का सारा जो है वो क्लॉथ में जो है वो बाहर आ जाता है. सो दैट वे दिस क्लींजिंग इज डन. तो आपको ये याद रखना है कि किस पोस्चर में आपने काम करना है, किस पोस्चर में आपको in which posture you know swallow this cloth. So it is Kagasana again. ठीक है. Excuse me, ma'am. हाँ. Which posture you are saying? कागासन. कागासन मीन्स जो हम ऐसे you have to sit on your toes and feet, है ना, keeping your hips up. Ma'am, can I say squat position? We can say it chair pose. No, it's not chair pose. Chair उकड़ू pose pose. be down, नीचे. You know, you just have to sit. उकड़ू बैठ के मैम, पोज बोलते हैं उसको. उकड़ू बैठ के. हाँ, हाँ. उकड़ू के. उकड़ू Yes. बैठ के. Your hips are not on the mat or on the floor. वो ऊपर रहेंगे. तो इस तरह से आप करेंगे वो काम. यदि किसी आसन में आएगा तो मैं आपको बता दूंगी कि दिस इज कागासन. ओके. वैसे उकड़ू बैठना इज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन. जैसे कि हम इंडियन स्टाइल के उसमें बैठते हैं ना, फॉर मलासन जैसा मैम. मलासन भी बोल सकते हैं उसको, मलासन जैसे. राइट. मलासन में बस ये है कि हम थोड़ा सा अपने नीज को थोड़ा सा फैला लेते हैं. इसमें कोशिश करना है कि योर नीज आर एज क्लोज एज पॉसिबल. तो फिर वो हो जाएगा उसमें. तो इस तरह से द सेकेंड इज वस्त्र धोती. अब इसमें यू हैव टू लाइक जब आप swallow 2/3 of the cloth, then you have to leave the rest cloth. रिमेनिंग क्लॉथ को आपको रखना है. ऐसा नहीं कि पूरा, वैसे खा भी नहीं सकते, पूरा खाना भी नहीं है, क्योंकि यदि ये स्टमक में गया तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव ऑल द क्लॉथ. वो अटक जाता है फिर. तो यू देन आफ्टर दैट यू हैव टू स्टैंड अप and place the hands on the knees and उसके बाद में आपको नौली क्रिया करनी. perform the noli exercise, rotating the stomach from left side like churning the जैसे कि उसको पूरा कहते हैं ना भ्रमर नौली की तरह, लेफ्ट टू राइट, मध्यमा, वाम, है ना, दक्षिण. इस तरह से आपको थोड़ा सा आपके स्टमक के मसल्स को, एब्डोमिनल मसल्स को मूव करना है. And then slowly you have to pull out all the cloth. धीरे धीरे आपको सारा चीज निकाल देना है. तो इसके जो प्रिकॉशंस हैं वो ये है कि यू हैव टू टेक केयर दैट क्लॉथ डज नॉट टच द रूफ ऑफ योर माउथ. ऊपर नहीं टच करना चाहिए उसको, है ना. इट शुड रिमेन ऑन योर टंग. एंड जो भी आप स्वेलो कर रहे हो उसको अच्छा, इस प्रोसेस में, ड्यूरिंग दिस प्रोसेस ऑफ swallowing any cloth or some material like this, you may feel vomiting sensation. वो आएगा आपको. So आपको उस समय क्या करना है, you have to shut your mouth. माउथ को बंद कर लेना है आपको. एंड थोड़ा सा इसमें थोड़ा विल पावर स्ट्रॉन्ग चाहिए कि, एंड कुछ आवाज नहीं आ रही मैम. Other class is also there. We have to rewind, ma'am.
Ma'am, Okay. ma'am, other class is also there from 12 o'clock. We have already. Acha, you are having the class? Okay, so we'll stop here itself. No issues. I didn't know that. Okay. So for today, this much is enough. We'll continue from tomorrow.